क्या अब वक्त आ गया है दुनिया का पावर सेंटर बदलने का? क्या अब वक्त आ गया है अमेरिका की और अमेरिका के डॉलर की जो तानाशाही इस दुनिया पर चल रही है उसे खत्म करने का या उसे कम करने का? ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर है ट्रॉयका। इसे रशिया में कहा जाता है, ट्रॉयका कहा जाता है। और रशियन शब्द है, उसका मतलब है ए रशियन व्हीकल पुल्ड बाय ए टीम ऑफ 3 हॉर्सेस अब्रीस्ट। मतलब एक ऐसी गाड़ी जिसे 3 घोड़े मिलकर खींचते हैं। यह शब्द पहली बार दिया गया था आरआईसी के लिए। आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया और चाइना। 1998 में एक संगठन बनाया गया था जिसमें भारत, चीन और रूस शामिल थे। दरअसल 1990 का जो दौर था वो इन तीनों ही देशों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। 91 की अगर हम बात करें तो 91 में यूएसएसआर टूटकर 15 देशों में बटा था, जिसमें से एक देश रशिया सामने आया था। बाकी और जो आप देश देखते हैं वो यूएसएसआर से ही टूटे थे। उसके बाद भारत के ऊपर ऐसा दौर आया था कि भारत को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से चली। 1998 में हमने पोखरण भी कर लिया, तो बड़ी तेजी से हम बढ़े थे। और 1998 में 1998 में ये आरआईसी का संगठन बना था। चाइना में भी कुछ गृह युद्ध जैसी स्थिति हुई थी और चाइना ने अमेरिका का उसके ऊपर आरोप लगाया था। ये जितना भी घटनाक्रम हुआ था, यूएसएसआर का टूटना हो, भारत में बहुत ज्यादा मंदी आनी हो, या फिर चाइना के अंदर तानाशाही, मतलब माफ कीजिएगा, ये जो डेमोक्रेसी लाने के लिए जो जंग शुरू हुई थी, उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ था। इन तीनों देशों ने अमेरिका की ताकत से त्रस्त होकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था आरआईसी। अब दोबारा से फिर से इस संगठन को बनाने की बात, जिंदा करने की बात कही गई है। मतलब जिंदा करने की, आप सोचेंगे जिंदा करने की बात मतलब अगर बन गया था 1998 में, तब फिर दोबारा से जिंदा करने की बात क्यों हुई है? ये हुई यूं है कि मॉस्को जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन रिवाइवल ऑफ रशिया, इंडिया, चाइना ट्रॉयका फॉर्मेट। रशिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है। बात कही क्यों है इसके पीछे का भी समझ लीजिए। ही ऑल्सो, पिछला तस्वीर दिखाइएगा जरा। ही ऑल्सो एलिज दैट नाटो इज ब्लेटेंटली ट्राइंग टू ल्योर इंडियन एंटी चाइना इंटीग्रू। मतलब इन्होंने साफ तौर पर कहा है, रशिया के विदेश मंत्री ने, कि जो नाटो है वो चाहता है कि भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहे, भारत और चाइना के बीच संघर्ष वाली जो स्थिति है वो बनी रहे। इसीलिए हेडलाइंस ये बनी है कि सरगई लावरोव पुशेस फॉर रिवाइवल ऑफ रशिया, इंडिया, चाइना ट्रॉयका। मतलब जो संगठन 1998 में बना था उसे एक बार फिर से जीवित करने की बात कही जा रही है। जीवित करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 2017 में, इसके 1998 से लगातार इसकी मीटिंगें होती आई हैं। तीनों देशों के बीच 20 मीटिंगें हुई हैं, 7 बार मीटिंग नहीं हुई। पहली बार यह दिक्कत इसमें तब आई थी जब 2017 में चाइना की तरफ से डोकलाम किया गया था। डोकलाम किया गया, उसके बाद ये मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद 2020 में चाइना की तरफ से फिर गलवान घाटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया गया। उस वक्त के बाद से ये मीटिंगें बंद है, ट्रॉयका की मीटिंगें बंद है। हालांकि कजान में शिखर सम्मेलन हुआ था 2024 में, उसमें पुतिन की मध्यस्थता के बाद, पुतिन की बातचीत के बाद तीनों देश मिले थे। तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी, कल वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। लावरोव क्या कहते हैं? लावरोव कहते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को कैसे आसान बनाया जाए, इस पर सहमति बन गई है और अब आरआईसी त्रिपक्षीय तंत्र को फिर से शुरू करने का समय आ गया है। तो क्या वाकई में जिस तरीके से कजान शहर में पिछले साल यह मुलाकात हुई थी, उसके बाद गलवान में 2020 से पहले की जो स्थिति थी, दोनों देशों की सेनाएं उस स्थिति में पहुंच गई थी, तो क्या अब एक बार फिर से, अगली तस्वीर दिखाइएगा, एक बार फिर से उसी स्थिति में, मतलब जो सीमा का विवाद है वो खत्म होने वाला है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को कैसे आसान बनाया जाए, इस पर सहमति बन गई है और अब आरआईसी त्रिपक्षीय तंत्र को फिर से शुरू करने का समय आ गया। मतलब सीमा पर जो स्थिति है वो दोबारा से वहीं पहुंच गई है जहां रूस, भारत, चाइना के प्रारूप में काम को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने में हमारी वास्तविक रुचि की पुष्टि करना चाहूंगा, जिसकी स्थापना कई साल पहले येवगेनी प्रामेकोव, रूस के जो पहले प्रधानमंत्री थे 1998 में, उन्होंने शुरू की थी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे तरफ से राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे और जिसके तहत तब से लेकर अब तक 20 से ज्यादा बार बैठकें हुई है। मतलब ये
20 बार जो बैठकें हुई हैं वो राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष की हुई हैं, विदेश मंत्री हुई हैं, या फिर वित्त मंत्रियों को लेकर ये बैठकें हुई हैं। लेकिन 2020 में ये स्थिति गड़बड़ आई थी। 2020 में जब गलवान हुआ तब से ये मीटिंगें नहीं हुई हैं, और इस चीज का फायदा उठाया अमेरिका ने। अमेरिका ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था क्वाड। हाँ, ये देख लीजिए, ये येवगेनी प्रामाकोव 1998 में ये प्रधानमंत्री थे। उस वक्त चाइना और भारत के बीच ये ट्रॉय का बना था। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन बन जाते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद वो संविधान में बदलाव करते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। खैर वो एक मसला अलग है। लेकिन 2020 में जैसे ही गलवान हुआ उसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत में एक एजेंडा पुश किया गया, एंटी चाइना का मुद्दा, बॉयकॉट चाइना का मुद्दा। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो टिकटॉक चाइना का हुआ करता था। फेसबुक आप लगा लीजिए, व्हाट्सएप आप लगा लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम आप ले लीजिए, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर एक्स, फिलहाल जो ट्विटर था, एक्स था, उसे आप ले लीजिए, ये सारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ये अमेरिका के हैं। और अमेरिका इनके जरिए अपना एजेंडे को पुश करता है। भारत के भी जो इंटरनेशनल मीडिया है भारत में, वो भी इनके साथ मिलकर काम करते हैं और मदद भी करते हैं। बहुत सारे जो इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दा है उसे फैलाने में। वो जो तस्वीर आपने पहले देखी, ये 2006 की तस्वीर है, जब ट्रॉयका के ही तहत रशिया, चाइना और भारत के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। अब ये जो मतलब खबर ये है कि नाटो भारत और चाइना को लड़ाना चाहता है, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखना चाहता है। गलवान का मैं उदाहरण आपको दे रहा था। गलवान के बाद जिस तरीके से बॉयकॉट चाइना हुआ या फिर एंटी चाइना का जो प्रोपेगेंडा था वो पुश किया गया था नाटो के द्वारा कहीं या फिर अमेरिका के द्वारा ही वो किया गया था। हालांकि उस पर ग्लोबल टाइम्स जो चीन का मीडिया है उसने कई खबर भी प्रसारित की थी, कई खबर भी छापी थी कि इन सब के पीछे कौन है, इन सब के पीछे अमेरिका है जो एजेंडा चलाया गया था। हालांकि उसके बाद चाइना ने मजे भी लिए थे। 2020 के बाद जो क्वाड बनाया गया था उसे लेकर एक तस्वीर भी उन्होंने जारी की थी कि आप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। क्वाड बनाया था। क्वाड में आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल थे। क्वाड को बनाने के पीछे का जो मेन मोटो था, जो मेन मकसद था, वो यही था कि जो RIC है, इंडिया, रशिया और चाइना का जो संगठन है, उसे किसी तरीके से अब दोबारा से रिवाइव ना होने दिया जाए। और ये क्वाड का लालच जो है वो भारत को दिया गया था। अब एक और बात मोटा मोटी सी आप समझिए, भारत के भीतर कितने लोग रहते हैं? लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या भारत की है, इतनी ही चाइना की है, और मतलब लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या रशिया की बताई जाती है। कुल दुनिया की जो जनसंख्या है वो 800 करोड़ की है। चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है। भारत 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है। रशिया भी अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में हथियारों का जो निर्यातक के तौर पर उसने अपने आप को स्थापित किया है, तीसरे नंबर पर वो दुनिया में हथियारों को बेचता है। तो तीनों देश अगर ये मिल जाएं तो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया भर की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इन देशों के पास है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी ये अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। चाइना प्रोडक्शन हाउस है दुनिया में, मतलब उसने अपने आप को एक प्रोडक्शन यूनिट के तहत स्थापित किया है। और यह भी बात आप समझ लीजिए कि ट्रंप अब डरने लगे हैं। जिस तरीके से ट्रंप दुनिया को टैरिफ के नाम पर डरा रहे थे, चाइना ने कहा कि ठीक है, तुम जितना टैरिफ लगाओगे हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। लेकिन हालांकि बाद में क्या हुआ कि ट्रंप को घुटनों पर आना पड़ा और टैरिफ जो है वो वापस लेना पड़ा। हालांकि अमेरिका की कोर्ट ने भी ट्रंप के इस फैसले को वापस करने के लिए कहा, इस फैसले पर रोक लगा दिया कि आप इस तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगाकर सभी देशों पर एक साथ इतना टैरिफ नहीं लगा सकते। वहीं रशिया के केस में ट्रंप को ले लीजिए। एक बार जब सबसे पहले प्रचार ही कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो 24 घंटे में रुकवा दूंगा, लेकिन रुकवा नहीं पाए। फोन किया पुतिन के पास, पुतिन ने 1 घंटा इंतजार करवाया, उसके बाद बातचीत की और कहा कि चलिए देखते हैं। उसके बाद फिर टेलीफोनिक बातचीत हुई, उसके बाद फिर रशिया ने कहा कि चलो देखते हैं। तीसरी बार फिर बात हुई, पुतिन ने फिर उन्हें टरका दिया कि चलिए ठीक है देखते हैं। और जब भी बात करते हैं ठीक है कि हम युद्ध विराम कर लेंगे, उसी रात को या फिर उस कुछ ही घंटों बाद वो यूक्रेन के ऊपर बम फोड़ देते हैं, ड्रोन से हमला कर देते हैं। पिछले 10 दिन पहले तो अब तक का इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर किया था। यही कारण है कि ट्रंप ने कहा पुतिन को कि ये क्रेजी आदमी है, पागल आदमी है, और भी कई तरीके की धमकी दी। हालांकि धमकियों का असर पुतिन पर नहीं पड़ा। रशिया इस युद्ध के दौरान भी 2022 से जो युद्ध चल रहा है उसने अपनी जीडीपी में
और अपनी जो जीडीपी है उसको बढ़ाया है। शायद ये पहला देश है जो युद्ध में रहने के बाद अपनी जीडीपी को बढ़ा रहा है। तो दुनिया के भीतर से ट्रंप का डर निकालने का काम किया है रशिया और चाइना ने। अगर बन जाते हैं, आरआईसी दोबारा से संगठित हो जाता है, भारत और चाइना के बीच अगर सीमा विवाद को छोड़ दें तो दोनों देशों के बीच बढ़िया व्यापार चलता है। 118 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार है। हालांकि हमारा अमेरिका के साथ 119 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार है। यहां एक और चीज पर बात हुई थी शिखर सम्मेलन के दौरान पिछले दो साल पहले, ब्रिक्स करेंसी को लेकर, जिसमें डी डॉलराइजेशन करने की बात हुई थी कि डॉलर का जो प्रभुत्व दुनिया पर है, 60% से ज्यादा दुनिया का जो व्यापार है वो डॉलर में होता है, उसे कैसे कम किया जाए। तो ब्रिक्स के जो देश हैं उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम एक अपनी करेंसी बनाते हैं और इसी में हम लोग व्यापार करेंगे, जिसके बाद ट्रंप ने धमकी दी थी और भारत की तरफ से जवाब आया था कि नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि भारत की वो सबसे बड़ी गलती थी उस वक्त डी डॉलराइजेशन को लेकर। जो ब्रिक्स कंट्रीज बात कर रही थी, ब्रिक्स की अगर अलग करेंसी आ जाती तो शायद डॉलर का प्रभुत्व और अमेरिका का प्रभुत्व जो इस वक्त दुनिया में है वो शायद उस वक्त ही कम किया जा सकता था। लेकिन भारत उस वक्त पीछे हटा और यह भारत की शायद सबसे बड़ी गलती थी। अभी इसी साल यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ मिलकर भारत समुद्र में, इंडियन ओशियन में एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास भी करने वाला है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। लेकिन लब्बो लुबाब सारी बात का यही है कि अगर आरआईसी फिर से जिंदा हो जाता है तो अमेरिका का और अमेरिका के डॉलर का प्रभुत्व कम हो जाएगा। भारत और चीन अगर अपना सीमा विवाद सुलझा लें तो यह मुमकिन है, ट्रोइका एक बार फिर से जिंदा हो, वो मुमकिन है। लेकिन यहां क्या चाइना पाकिस्तान का साथ देना बंद करेगा? जिस तरीके से भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच अपनी PL-15 मिसाइलें दी, जो ज्यादातर फाइटर जेट्स हैं वो JF-17 हो, जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं, JF थंडर जिसका नाम है, क्या वो उसके साथ मिलकर बनाना बंद करेगा? या फिर चाइना ने जो अभी ऑफर किया है कि जो 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट हैं J-35, वो उसका सौदा रद्द करेगा? क्या पाकिस्तान को वो नहीं देगा? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त भारत का सबसे बड़ा एनिमी है। हालांकि एनिमी चाइना भी सबसे बड़ा है इकोनॉमी की लिहाज से अगर देखें तो चाइना नहीं चाहता कि भारत उस तेजी से बढ़े जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है। तो तीनों देशों का यह घालमेल बड़ा पेचीदा है कि पाकिस्तान का साथ देना अगर चाइना छोड़ दे तब आरआईसी को, ट्रोइका को हम दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या चाइना ऐसा करेगा? क्योंकि चाइना का बीआरआई जो जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है 2018 में पूरा होना था। CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें $60 बिलियन से ज्यादा का निवेश चाइना कर चुका है पाकिस्तान में। अब वो पूरा होता जब नहीं दिख रहा है तो अफगानिस्तान की तरफ भी उसका विस्तार करने की उसने मंशा जाहिर की है। उससे पहले वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भी एक रास्ता बना रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आरआईसी अगर बनता है तब जो नाटो का इस पूरी दुनिया पर प्रभुत्व है वो कम होगा, अमेरिका का प्रभुत्व कम होगा, डॉलर का प्रभुत्व कम होगा। हालांकि नाटो से जुड़ी एक बात यह भी आप समझ लीजिए कि भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें 2 ड्रोन ऑपरेटर तुर्की के मारे गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने यह एजेंडा चलाने की कोशिश की थी कि तुर्की नाटो का सदस्य है और भारत ने नाटो के सैनिकों को मारा है, जो 2 ड्रोन ऑपरेटर मारे गए थे। हालांकि जो नाटो के नियम है वो कहते हैं कि कोई भी देश अगर नाटो के देश पर हमला करता है उसके बाद ही पूरे नाटो पर उसे हमला माना जाएगा। कोई देश अलग से अगर किसी देश के पास अपने सैनिक भेज रहा है, हथियार भेज रहा है, वो एक अलग मसला है। और शायद यही कारण रहा कि हमारी इंडियन नेवी उस वक्त शांत रही, क्योंकि जो युद्धपोत था तुर्की का वो पाकिस्तान के समर्थन में वहां आ चुका था। और बाई चांस अगर एक भी गोला तुर्की के उस युद्धपोत पर गिर जाता तब चीजें शायद और ज्यादा बिगड़ सकती थी। तो बहुत सारी चीजें दुनिया में इस वक्त चल रही हैं। अमेरिका यही चाहता है कि भारत और चाइना के बीच का जो संघर्ष है वो बरकरार रहे, जिससे कि उसे चौधरी बनने का मौका मिलता रहे। क्योंकि जब डोकलाम का विवाद हुआ था, फिर गलवान का विवाद हुआ था, तब भी ये डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उन्होंने कोशिश की थी मध्यस्थता करवाने की। हालांकि इस बार तो भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वो सारा क्रेडिट 10 मई के दिन खाई गए एक ट्वीट करके। उससे पहले भी ये कोशिश उन्होंने की है।
तो हालांकि अब अमेरिका को जब यह पता चलेगा कि ट्रॉय का दोबारा से जिंदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है क्वाड से भारत को बाहर निकाल दिया जाए, या फिर अमेरिका कुछ और सैंक्शंस लगाने की तैयारी करे, क्योंकि जिस स्टील पर, जो भारत का स्टील अमेरिका जाता था, जिस पर 10% का टैरिफ लगता था, उस पर अब ट्रंप ने यह साजिश रची है। हो सकता है कि 29 तारीख में जब ये लावरोव ने कहा था, उसके बाद ही ट्रंप की जो बत्ती है वो जली हो, उस स्टील पर ट्रंप ने टैरिफ 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब एक बात और समझ लीजिए कि हम अच्छा बच्चा बनने वाली जो हमारी पॉलिसी है कि हम यूक्रेन के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, हम इजराइल के साथ भी हैं, हम फिलिस्तीन के साथ भी हैं, वो छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान के समर्थन में शायद इसीलिए ज्यादातर देश आकर खड़े हो गए, वो छोटा सा आपका तुर्की हो या फिर चाइना हो या फिर अजरबैजान हो, क्योंकि वो पाकिस्तान उनके साथ रहता है। लेकिन भारत शांति का संदेश देता है। दुनिया ने भी इस युद्ध के दौरान भारत को शांति का संदेश दे दिया कि भैया ठीक है, जिस तरीके से भारत ने रशिया को कहा था कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, बातचीत से इन चीजों को सुलझाना चाहिए, रशिया ने भी जब हमारे ऊपर लड़ाई पाकिस्तान ने थोपी तो यही कह दिया कि भैया शांति से बातचीत करिए और अपना जो विवाद है उसे सुलझाइए। तो नाटो की दुकान जो है वो चल रही है इन्हीं मुद्दों से कि दो देशों को लड़ाया जाए और नाटो बीच में, क्योंकि अमेरिका भी नाटो का सदस्य है और ये इनका हथियार बिकता रहे। तो पाकिस्तान को अगर पोषण देना बंद करता है चाइना, तब जाकर आरआईसी जिंदा हो सकता है। और जिस तरीके से सरगेई लावरोव ने ये कहा है कि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वो लगभग समाप्त हो चुका है, उसकी बातचीत अंतिम दौर में है। अंतिम दौर में है, क्या कुछ बातचीत हुई है उसका तो खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जब यह बात खुलकर सामने आएगी कि क्या हल हुआ है, उसके बाद क्या आरआईसी जिंदा हो सकता है। और आरआईसी अगर जिंदा होता है तो यकीन मानिए नाटो का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप जितना चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उतना चौधरी बनने की कोशिश ट्रंप नहीं करेंगे। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आरआईसी दोबारा से जिंदा होना चाहिए? रशिया, चाइना और इंडिया को मिलकर काम करना चाहिए और एक अलग ताकत बनकर उभरना चाहिए। नमस्कार।